पीजी सेम 4 विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद कोर 13, कोर 14 और कोर 15 का क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों पीजी सेम 4 सेशन 2020 से 22 का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो फुल मार्क्स आपसे पूछा जाएगा वो 70 मार्क्स का पूछा जाएगा और टाइम रहेगा दोस्तों आप लोगों के पास 3 घंटा। और इसमें 2 ग्रुप रहता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है दोस्तों 6 गो और संक्षिप्त टिप्पणी रहता है दोस्तों 8 मार्क्स का रहता है। 4 + 4 = 8 मार्क्स। आपको दोनों का दोनों लिखना पड़ता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों। निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि भारत में खोजा गया पहला शहर क्या था। तो भारत में खोजा गया पहला शहर जो था दोस्तों वो हड़प्पा था दोस्तों। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर बी है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने। और क्वेश्चन नंबर सी है दोस्तों, लिच्छवी दोहित्रता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों लिच्छवी दोहित्रता के नाम से समुद्रगुप्त प्रसिद्ध है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर डी जो है दोस्तों, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है। तो ऋग्वेद में सिंधु नदी का भी उल्लेख है, सरस्वती नदी का भी उल्लेख है, यमुना नदी का भी उल्लेख है, लेकिन दोस्तों पेरियार नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कहीं भी नहीं मिलता है। मौर्य दरबार में यूनानी राजदूत का नाम बताइए। तो मौर्य दरबार में यूनानी राजदूत जो थे वो थे मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज जो था दोस्तों उसकी एक फेमस बुक है इंडिका। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई एक बुक है इंडिका जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ये लगभग चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 4 साल तक रहे थे दोस्तों मेगास्थनीज। ये एक यूनानी राजदूत थे। बिंदुसार पुत्र था दोस्तों। तो बिंदुसार पुत्र था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता दोस्तों कि बिंदुसार का पुत्र है तब आप अशोक को टिक लगाते। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है बिंदुसार पुत्र था तो इसमें दोस्तों आप चंद्रगुप्त मौर्य को टिक लगाइएगा। क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न बी 4 × 2 = 8 मार्क्स मिलेगा दोस्तों। इसमें लघु प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आर्यों की उत्पत्ति। ग्रुप बी है दोस्तों खंड बी, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस ऑफ द फ्लोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन नंबर जो है, पहला क्वेश्चन में तो आपका ग्रुप हो गया और ग्रुप बी का दूसरा नंबर से स्टार्ट होता है दोस्तों। ऋग्वेद काल में आर्यों के राजनीतिक संगठन की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की रूपरेखा दीजिए। तो 16 महाजनपदों में से सबसे बड़ी जो जनपद थी प्राचीन भारत में वो मगध था दोस्तों। इसमें आपको 16 महाजनपदों का उल्लेख करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय योजना का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों अशोक के धम्म पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों हर्ष के अधीन साम्राज्य विस्तार का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों पल्लव के शक्ति के उत्कर्ष को रेखांकित करें। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9। तो पहला जो है दोस्तों प्राचीन भारत के स्रोत, यदि आप इसको सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं। 4 में से किन्हीं 2 को लिखना है दोस्तों, याद रखना है। पुष्यमित्र शुंग को आपको यदि आएगा तो उसको भी लिख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति या फिर चोल पर लिखना है दोस्तों। ये आपका कोर 13 का क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब हम लोग कोर 14 का बात करते हैं। सेशन 20 से 22 इतिहास ऑनर्स पीजी सेमेस्टर 4। चलिए दोस्तों इसमें भी आपका टोटल मार्क्स जो है दोस्तों 70 है दोस्तों और 30 मार्क्स दोस्तों आपको कॉलेज में इंटरनल मिलता है दोस्तों। कोर 13 में, कोर 14 में और कोर 15 में। और दोस्तों आपका 100 मार्क्स का जो दोस्तों वो आपका लघु शोध प्रपत्र बनेगा दोस्तों, असाइनमेंट बनेगा टोटल। इसमें बाहर से एक्सटर्नल आते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, आपको असाइनमेंट बनाना पड़ता है। और BBMQ में दोस्तों आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा कोर 16 में, क्योंकि उसमें असाइनमेंट बनाना पड़ता है और टाइपिंग करवाना पड़ता है दोस्तों। हाथ से लिखने के बाद उसको कैफ़े में जाके टाइपिंग करवाना पड़ता है, फिर आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। उसी से आपको एग्जामिनर जो है दोस्तों एक्सटर्नल जो है दोस्तों क्वेश्चन पूछते हैं और उसी के आधार पर आपको कोर्स 16 में मार्क्स भी मिलता है। तो चलिए दोस्तों इसमें भी फुल मार्क्स है दोस्तों 17। टाइम जो मिलेगा दोस्तों 3 आवर्स का मिलेगा। ग्रुप ए में दोस्तों आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस
आंसर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 × 6 = 6। निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र लिखित है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, सबको ही जानता है। चोल प्रसिद्ध थे दोस्तों ग्रामीण प्रशासन के लिए, कि धार्मिक विकास के लिए, कि राष्ट्रकूटों से युद्ध के लिए, कि श्रीलंका से युद्ध के लिए? तो दोस्तों इसमें हम जब अपना PG सेम 4 का एग्ज़ाम दे रहे थे दोस्तों, सेम आपका 20 से 22 में, तो हम दोस्तों इसमें ग्रामीण प्रशासन के लिए ही शायद टिक लगाए थे, कि श्रीलंका से युद्ध के लिए टिक लगाए थे। आप इसमें थोड़ा, हम इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग गूगल में थोड़ा देख लीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन मंडल का अंग नहीं है? तो दोस्तों कौटिल्य के मंडल का 2 सिद्धांत है। एगो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत, कौटिल्य का 2 सिद्धांत है दोस्तों, सॉरी, एगो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत, एगो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। तो कौटिल्य के मंडल में कौन सा अंग नहीं है? तो अरि भी है दोस्तों, मित्र भी है, बीजू गिसु भी है, लेकिन सामंत दोस्तों नहीं है, याद रखिएगा। कौटिल्य किस प्रकार के शासन व्यवस्था के समर्थक थे? दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास में राजतंत्र चलता था, इसीलिए कौटिल्य जो था दोस्तों वो राजतंत्र के शासन व्यवस्था के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर ई है दोस्तों, मौर्य काल में साम्राज्य में न्यायिक प्रशासन के लिए किसे बहाल किया जाता था? तो मौर्य काल में साम्राज्य में न्यायिक प्रशासन के लिए दोस्तों रज्जुक को, दोस्तों रज्जुक नहीं दोस्तों, इसका शायद उपरीक होगा दोस्तों, इसमें हम गलत टिक लगाए हैं दोस्तों, इसका उपरीक होगा दोस्तों, उपरीक को दोस्तों बहाल किया जाता था। फिर भी आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों एक बार। मेगास्थनीज राजदूत था, तो मेगास्थनीज दोस्तों सेल्यूकस का दोस्तों राजदूत था दोस्तों। मेगास्थनीज राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध भी हुआ था 305 ईसा पूर्व में, जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार गया था और चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत मिले थे दोस्तों, गंधार, मकरांत, खेरात और सक्रांत। और सेल्यूकस निकेटर को उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथियाँ दान की थी। और इसके पश्चात सेल्यूकस निकेटर की जो थी पुत्री थी दोस्तों हेलिना, उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर बी दोस्तों, 4 × 2 8 मार्क्स। निम्नलिखित लघु प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक मंडल सिद्धांत और एगो है दोस्तों राज्य का उद्देश्य एवं कार्य, राज्य का उद्देश्य एवं कार्य और मंडल सिद्धांत दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बी है दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर बी खंड बी, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। पहला जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों इसमें सब आपको 4 को क्वेश्चन बनाना है दोस्तों, लॉन्ग में, याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी, उसमें आपको बनाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है दोस्तों, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत पर प्रकाश डालिए, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, लिच्छवियों की प्रशासनिक प्रणाली की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, मौर्य शासन काल में न्यायिक प्रशासन का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, हर्ष के शासनकाल में प्रशासनिक प्रणाली की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, चोल प्रशासन पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, चोल प्रशासन पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, कौटिल्य राज्य के सिद्धांत की व्याख्या करें। कौटिल्य के राज्य सिद्धांत की व्याख्या करना है दोस्तों। 2 सिद्धांत है, मंडल सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, गुप्त काल के प्रशासनिक प्रणाली की व्याख्या कीजिए। दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव जो रहता है ना दोस्तों, थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है दोस्तों, उसमें आप लोग पढ़ते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा ही रहता है। गुप्त काल के प्रशासनिक प्रणाली की व्याख्या कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 लघु प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो पहला है दोस्तों, मौर्य काल में न्यायिक प्रशासन, मौर्य काल में न्यायिक प्रशासन। क्वेश्चन नंबर बी है दोस्तों, चोल के अधीन ग्रामीण स्वशासन। क्वेश्चन नंबर सी है दोस्तों, हर्ष के अधीन भू राजस्व व्यवस्था। और क्वेश्चन नंबर डी है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब हम लोग कोर 15 के बारे में दोस्तों बात करते हैं। तो चलिए कोर 15 के बारे में बात करते हैं, PG सेम 4। इसमें भी दोस्तों आपको टोटल 3 आवर्स का टाइम रहेगा और फुल मार्क्स दोस्तों 17 रहेगा। आपको 13 मार्क्स दोस्तों इंटरनल में कॉलेज थ्रू से मिलेगा दोस्तों, जिसको इंटरनल कहते हैं। और ये जो आपका सेंटर देता है इसको एक्सटर्नल बोलते हैं। संपूरक परीक्षा और आंतरिक परीक्षा हिंदी में। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और क्वेश्चन 1 जो है दोस्तों वो अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फ्लोइंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 × 6 = 6। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, नालंदा की स्थापना हुई थी। नालंदा की स्थापना हुई थी, तो नालंदा की स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो 5वीं सेंचुरी में हुई थी। 5वीं शताब्दी में नालंदा की स्थापना हुई थी दोस्तों।
और क्वेश्चन नंबर बी जो है दोस्तों, भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय था, भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय था जो दोस्तों वो तक्षशिला था। अब आप बोलिएगा दोस्तों कि नालंदा, तो दोस्तों उस टाइम अभी तक्षशिला पाकिस्तान में पड़ता है, तो नालंदा से पहले दोस्तों तक्षशिला बना था दोस्तों। और प्राचीन भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला ही था दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें बहुत सारे बच्चे नालंदा को टिक लगा के आ जाते हैं। इसमें देखिए भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय पूछा है दोस्तों, तो तक्षशिला ही होगा। क्वेश्चन नंबर सी दोस्तों, संस्कृत ग्रंथों में जाति शब्द का प्रयोग के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों, तो वो समुदाय का प्रयोग किया गया है दोस्तों, कम्युनिटी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर डी, दक्षिण भारत में वैष्णववाद को संत कवियों ने किस नाम से लोकप्रिय बनाया, तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन दिया है अलवार, नयनार, अड्यायारस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर अलवार ही होगा दोस्तों, वैष्णववाद अलवार। क्वेश्चन नंबर ई दोस्तों, सेकंड लास्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था? निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था? कुमारगुप्त ने, कि अशोक ने, कि धर्मपाल ने, कि गोपाल ने? तो दोस्तों कुमारगुप्त ने तो स्टार्टिंग किया था, लेकिन पुनर्जीवित बोल रहा है दोस्तों, तो धर्मपाल ने दोस्तों, धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया। विच ऑफ द फ्लोइंग रूलर्स रिसीव्ड नालंदा यूनिवर्सिटी? क्वेश्चन नंबर एफ है दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु मूल निवासी थे। चैतन्य महाप्रभु जो है दोस्तों, वो कहाँ के मूल निवासी थे दोस्तों, तो बंगाल के मूल निवासी थे दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बी है दोस्तों, 4 × 2 = 8 मार्क्स। निम्नलिखित लघु प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ण व्यवस्था जिसको बोलते हैं, जिसमें सबसे ऊपर में आपको ब्राह्मण को रखा गया है, दूसरे स्थान पर आपको क्षत्रिय को रखा गया है, तीसरे में आपको शूद्र को रखा गया है। जो ब्रह्मा के मुख से निकला है दोस्तों, उसको हम लोग ब्राह्मण कहेंगे। जो ब्रह्मा के भुजा से निकला है दोस्तों, उसको हम लोग क्षत्रिय कहेंगे। और जो ब्रह्मा के जांग से निकला है दोस्तों, उसको हम लोग वैश्य कहेंगे। और जो ब्रह्मा के चरण से निकला है दोस्तों, उसको हम लोग शूद्र कहेंगे। प्राचीन भारतीय व्यवस्था में 4 वर्ण व्यवस्था थी दोस्तों, याद रखिएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और सबसे ज़्यादा कष्ट होता था दोस्तों शूद्र को। दोस्तों आप लोग पीजी में पढ़िएगा तो आप लोग जान जाइएगा इस सब चीज़ को। क्वेश्चन नंबर बी दोस्तों, निम्नलिखित लघु प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में आपको टिप्पणी लिखना है, और एगो वैष्णववाद की उत्पत्ति कैसी हुई है उसके बारे में आपको टिप्पणी लिखा है। वैष्णववाद की उत्पत्ति, वैष्णववाद जो है दोस्तों, वैष्णव धर्म का संस्थापक भगवान विष्णु को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, प्राचीन भारत में वर्ण और जाति व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। प्राचीन भारत में दोस्तों वो वर्ण व्यवस्था कैसी थी और जाति व्यवस्था कैसी थी? वर्ण से ही जाति आया दोस्तों। 4 वर्ण थे, लेकिन वर्ण से जातियों को बांटा गया। मतलब 4 गो तो वर्ण था, लेकिन दोस्तों जाति को बहुत, जैसा कि दोस्तों अभी ब्राह्मण भी बहुत टाइप के ब्राह्मण होते हैं। क्षत्रिय में भी बहुत टाइप के क्षत्रिय होते हैं। अभी जो जाति व्यवस्था है दोस्तों, अलग अलग जाति, जैसे कि एससी में भी बहुत सारे अभी जाति हैं, एसटी में भी बहुत सारे जाति हैं, ओबीसी में भी बहुत सारे जाति हैं दोस्तों, जनरल में भी अभी बहुत सारे जाति हैं। इस टाइप से जो दोस्तों वो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था, वही 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी प्राचीन भारत में। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, प्राचीन भारत में व्यापार एवं वाणिज्य के पतन के कारणों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, प्राचीन भारत में व्यापार एवं वाणिज्य के पतन के कारणों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, प्राचीन भारत में वैष्णववाद की व्याख्या करिए। प्राचीन भारत में वैष्णववाद की व्याख्या करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। प्राचीन भारत में दोस्तों महिलाओं की कैसी स्थिति थी उसके बारे में आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय पर एक लेख लिखिए। नालंदा विश्वविद्यालय पर दोस्तों एक लेख लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, बैंकिंग व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, बैंकिंग व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, प्राचीन भारत में सिक्कों की व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। प्राचीन भारत में दोस्तों सिक्कों की व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन्हें 2 लघु प्रश्नों, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, 7 × 2 मार्क्स यानी कि 14 मार्क्स मिलेगा इसमें भी आपको। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 लघु प्रश्नों के उत्तर दें।
तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों श्रेणी व्यवस्था, दोस्तों श्रेणी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर बी है दोस्तों गुलाम व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर सी है दोस्तों संगम साहित्य। और क्वेश्चन नंबर डी है दोस्तों सेववाद। यानी कि इन चारों में से कोई आपको दो ही लिखना है। और कोर 16 की अगर बात करें दोस्तों, कोर 16, तो इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये लघु शोध प्रपत्र है दोस्तों, इसमें आपको असाइनमेंट बनाना पड़ेगा, है ना दोस्तों। और असाइनमेंट बनाने के बाद उसमें आपका कुल 100 मार्क्स का ही रहता है दोस्तों असाइनमेंट। उसमें आपका इंटरनल होगा 30 नंबर का। उसके बाद दोस्तों 50 नंबर का शायद दोस्तों ये रहता है, क्या बोलते हैं असाइनमेंट पे नंबर रहता है। 20 नंबर दोस्तों ओरल होता है दोस्तों। ओरल जो एक्सटर्नल आएंगे, वो जो आप असाइनमेंट बनाएंगे उसी से आपको प्रश्न पूछेंगे, उससे आप जैसे आप उनको जवाब दीजिएगा वैसा आपको नंबर मिलेगा। जितना आपका अच्छा असाइनमेंट रहेगा उस आधार पे आपको नंबर दिया जाएगा। यानी कि कोर 16 जो है वो पूरे असाइनमेंट पे 100 मार्क्स है दोस्तों। तो असाइनमेंट्स आप लोग बनाइए। बेस्ट ऑफ द लक। और आपको वीडियो यदि अच्छा लगे दोस्तों तो कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाला जितना भी वीडियोज़ है आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों।